खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा लेकर हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज बात करेंगे लोकपाल बिल की। आखिरकार राज्यसभा में लोकपाल बिल पास हो ही गया। बीजेपी समेत ज्यादातर पार्टियों ने बिल की हिमायत में वोट दिए, जबकि समाजवादी पार्टी ने बिल की मुखालफत की। वहीं इस बिल के लिए भूख हड़ताल कर रहे अन्ना हजारे ने भी लोकपाल बिल पास होने पर खुशी का इजहार किया। उम्मीद की जा रही है कि बुध को लोकसभा में यह बिल पास हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकारी लोकपाल बिल ही पास करना था तो इतनी देर क्यों लगाई गई? क्या असेंबली इंतखाबात में करारी हार और 2014 के इंतखाबात को देखते हुए कांग्रेस ने यह बिल पास करवाया है? क्या इस बिल से मुल्क में बदनवानी खत्म हो जाएगी? ऐसा ही चंद सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदुस्तानी डिप्लोमेट देवयानी की। अमेरिका में हिंदुस्तानी नायब कौंसुलेट जनरल देवयानी के साथ हुई बदसलूकी मामले में हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त मौकिफ इख्तियार किया है। हिंदुस्तान ने अमेरिका से मुल्क में तैनात अपने सभी कौंसलरों के शनाख्ती कार्ड लौटाने को कहा है। साथ ही कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी, बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने दिल्ली आए अमेरिकी वफद से मिलने से इनकार कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह की हरकत की है। इससे पहले साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम, साबिक वज़ीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस और फिल्म अदाकार शाहरुख खान के साथ बदसलूकी की गई थी। ताज्जुब की बात यह है कि हर बार हिंदुस्तानी हुकूमत एहतजाज दर्ज कराकर चुप हो जाती है। हिंदुस्तानी डिप्लोमेट और लीडरों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या भारत एक सॉफ्ट स्टेट है? क्या हिंदुस्तानी रेसिज्म के शिकार होते हैं? इन्हीं मौजूआत पर तबादले ख्याल के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तज्जियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ लोकपाल बिल पास होने के मामले पर दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद अदीब साहब, और दरमियान में हमारे साथ देवयानी मामले में जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तलखी आई है हिंदुस्तान की, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे समय न्यूज नेटवर्क के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज जनाब बिजेंद्र सिंह साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। राज्यसभा में लोकपाल बिल पास हो गया। बीजेपी समेत ज्यादातर पार्टियों ने बिल की हिमायत में वोट दिए। इससे पहले सुबह जब बिल पर बहस शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी ने बिल की मुखालफत की और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। हुकूमत ने बिल की हिमायत के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। अब बिल को फिर से लोकसभा में रखा जाएगा क्योंकि बिल में कुछ तरमीमात की गई हैं। Which was awaited by this country for the last 46 years. The government has brought this bill in, and I am grateful to all political parties for having supported the bill brought in by the government. We shall take it to Lok Sabha tomorrow and pass it either tomorrow or day after. This bill will help people to have more confidence in the political system and the administrative system of this country. राम गोपाल यादव ने कहा है कि वो इस बिल की मुखालफत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकपाल पास होने के बाद कोई अफसर और वजीर फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग बेईमान हैं, लोकपाल केवल ईमानदार है। लोकपाल आएगा कहां से? लोकपाल कौन है? ये जजेस का भी नाम लिए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ये होंगे। अभी जजेस का मामला आया कि नहीं आया? मामला सामने। ये लोकपाल होंगे। ये लोकपाल होंगे जो जनता की सेवा रात दिन करते हैं, जो आधी रात में भी दरवाजा खटखटाता है, कोई कष्ट में होता है आदमी, तो ये पॉलिटिकल लोग बैठे हुए लोग उसकी मदद करते हैं। ये बिल इस तरह का है जिसमें हर व्यक्ति को दोषी मानकर चला जाएगा और प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक और कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर निचले स्तर के अधिकारी तक किसी के खिलाफ भी कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है। और हम लोगों को और मंत्रियों को खास तौर से एक एसपी स्तर के अधिकारी के खिलाफ, एक डिप्टी स्तर के अधिकारी के पास सामने अपने बयान देने जाना पड़ेगा।
मजबूत लोकपाल कानून बनाने की मांग को लेकर रालेगंज सिद्धि में गैर मुद्दती हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे ने राज्यसभा में लोकपाल बिल पास किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया। इसकी इतलात मिलते ही अन्ना हजारे के हामी भी वहां खुशी से झूम उठे। अन्ना हजारे ने राज्यसभा में बिल पास किए जाने पर सभी को मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम पार्टी के लीडरान का शुक्रिया भी अदा किया। देश की आवाज सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पक्ष और पार्टियों ने इस बिल को जो सपोर्ट किया है, इसलिए जनता के तरफ से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। अभी कल यह बिल लोकसभा में आएगा और मुझे विश्वास है राज्यसभा में पास हो गया ना, अभी लोकसभा में पास होगा। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में है और दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा ने लोकपाल बिल पास कर दिया, यकीनन मुल्क में खुशी मनाई जा रही है चंद पार्टियों को छोड़कर, आपका क्या रद्द अमल है? पहला देखिए, कोई भी कानून अगर बनता है और इस पे बड़ी तवज्जो के बाद बनाया गया है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कानून जो है वो बनने के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो तरीक़ेकार रखा गया है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था कि साहब भ्रष्टाचार आ गया इसलिए बिल ले आइए, और इसके लिए सड़क पे लोग निकले और रामलीला मैदान पे निकले और कहाँ बैठ गए, और कुछ ने तो यहाँ तक कि उस सहारे से आज दिल्ली की हुकूमत में भी बैठ गए। मकसद उस वक्त भी मेरा था और आज भी है कि बिल्स बनने से कोई भ्रष्टाचार नहीं रुकना है, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जी। लेकिन जो ये पावर दी जा रही है, मुझे धीरे धीरे लगता है इस बिल में जो सबसे खतरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इसके दायरे में लिया गया है। जी। आज आप देख रहे हैं दुनिया का रविश क्या है, अमेरिका की हालत आप देख लीजिए, जब चाहते हैं हमको जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज ही हमारे डिप्लोमेट के साथ जो किया है, जी। आज कुछ दिनों के बाद अमेरिका की कोई एजेंसी ये कहेगी कि फला डील में प्राइम मिनिस्टर इसमें मुक्त है, इसमें मिला हुआ है, उसी वक्त उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो, 125 करोड़ लोगों का कैद जी एक आदमी के हवाले चला जाए। लेकिन अदीब साहब, ये आखिर क्या मजबूरी थी हुकूमत की और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी दोनों की कि वो इस शिक पर भी तैयार हो गए कि वज़ीर-ए-आज़म भी दायरे में आए लोकपाल के? ये बहुत अफसोसनाक है। माहौल कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है कि पार्लियामेंट में इसी दौरान इसी तहरीक में कहा जाता था कि पार्लियामेंट में चोर बैठते हैं, डकैत बैठते हैं, सब बदमाश बैठते हैं। आज बिल पास होने के बाद सब वो अच्छे हो गए। अपनी छवि को ठीक करने के लिए हर आदमी ने ये अपने को बगैर सोचे हुए ये फैसला कर लिया। जी। कुछ चीजें, यानी ये तो जरूरी बात है कि एक्ट का काम ही यही है, कानून बनाने का काम यही है, पार्लियामेंट का काम यह है कि वो कानून बनाए, जैसी जैसी जरूरियात होती जाए वैसे वैसे अमेंडमेंट करता जाए। इसलिए लोकपाल की जरूरत थी, वो बनाया गया, ठीक जी। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं मोहम्मद अदीब साहब, उससे लगता है कि जमहूरियत के लिए बड़ा खतरनाक लग रहा। आप जो बात बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो जी, देखिए वो एक एटमॉस्फेयर हाउस में क्या था कि साहब अगर हमने बिल को सपोर्ट नहीं किया तो बाहर आपकी मीडिया और आम पब्लिक जो बैठी हुई है वो ये कहेगी कि साहब ये तो चोर लोग थे, जो चोर थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आई मीन इस तरीके से जब अगर बिल पास होंगे, मैं समझता हूं कि 10 साल के बाद एक कानून फिर लाया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि हमने कुछ ज्यादा ही पावर दे दी थी। लेकिन इन 10 साल में इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, इसका सवाल है। क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बचेगा 10 साल में, इसका सवाल है। क्योंकि अब तो अदालतें ये कहती हैं कि अगर कोई चपरासी बेईमानी में पकड़ा जाए तो वो सस्पेंड होगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन पकड़ा जाए तो एक मजिस्ट्रेट उसका 40 साल का कैरियर उसी दिन खत्म कर देगा, वो अपील में भी नहीं जा सकता। जी। ये सब हालात हमने उनको दे दिए हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर यही तरीक़ाकार रहा तो 10 साल के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है
वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो खत्म होगी जी। और उसके बाद क्या अंजाम होगा, मैं तो यही सोचता हूँ कि क्या होने वाला है। आई हैव नो आइडिया जी। तो यानी आपके मुताबिक जमहूरियत के लिए भी खतरा हो गया है लोकपाल बिल का पास होना? जमहूरियत के ऊपर सीधा निशाना है, जाने अनजाने में। कुछ वो लोग जो सड़कों पे चलते हैं, तहरीकें चलाते हैं, फिर इलेक्शन में जिताए भी जाते हैं और फिर कहते हैं हम सरकार नहीं बनाएंगे, इसलिए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि कैसे मुल्क चल रहा है। जी। कुछ उनका हाथ है, कुछ मीडिया का हाथ है। मैं ये नहीं कहता कि पार्लियामेंट में सब नेक लोग बैठे हुए हैं, पूरा समाज बिगड़ा हुआ है। अगर जजेस की बात करें तो देख लीजिए, वो जज साहब के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। एक ही कोर्ट में और दूसरे कोर्ट में अदालतें एक दूसरे का फैसले कर रही हैं। हमने ये हालत कर दी है कि 40 साल का काम करने वाला, 15 लाख आदमियों से जीत के आने वाला एक ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट, उसका करियर। जी, यानी आप इसे जमहूरियत के लिए खतरनाक बता रहे हैं। आप फोन लाइन पर बने रहिए। लगता है बहुत जी, शक्ल पैदा हो गई है। जी, स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार मुफीद जिलानी साहब। मुफीद जिलानी साहब, आपका क्या ख्याल है? मोहम्मद अदीब साहब इसे जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 साल आगे, आइंदा 10 सालों में इसके जरिए हश्र बहुत खराब होगा जमहूरियत का और इलेक्टेड हुकूमत का। देखिए, मोहम्मद अदीब साहब ने ये सारी चीजें की, जमहूरियत के खिलाफ भी इसको कहा, लेकिन उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि ये एक पब्लिक का जो परसेप्शन बना था पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, उसके दबाव में आकर ये बिल पास किया गया है। इसमें मैं समझता हूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, शख्स इस बिल के हिमायत में नहीं रहा होगा और ना ही था। इसी वजह से ये पिछले 60 साल से पेंडिंग चला आ रहा था। जी जी। लेकिन इस बार जो माहौल बना, मुल्क में माहौल बना और नौजवान तबका को के दिमाग में ये डाला गया तहरीक चलाकर, या जिस तरह से भी मीडिया ने डाला या तहरीक ने डाला, कि ये जो है अगर लोकपाल बन जाएगा तो पूरा देश जो है करप्शन फ्री हो जाएगा। इसका जो प्रेशर पॉलिटिकल क्लास पर आया और पॉलिटिकल क्लास को चारों तरफ से घेरा जाने लगा, और तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लास ने यह फैसला किया कि भाई अगर हमें अपनी छवि को बनाए रखना है तो ठीक है, कुछ भी है, लोग नहीं समझ रहे हैं जो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से पेश आ रहे हैं पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, तो अब इसको किया जाए। और मैं समझता हूं जिस तरह से इसको पास किया, जो सिफारिशात हैं इसके अंदर, वो वाकई कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं उनका अदीब साहब से सहमत हूं कि वो मुल्क के लिए खतरनाक हो सकती हैं। जी जी। लेकिन अब क्योंकि ये कानून राज्यसभा में हुआ है, कल लोकसभा में राष्ट्रपति भी इस पर दस्तखत कर देंगे, ये बहुत जल्दी कानून की शक्ल लेगा। मैं समझता हूं आगे आगे चलकर लोगों को समझ आएगा कि हमने क्या कर दिया, और फिर इसी वजह से शायद अन्ना हजारे उनके साथियों ने भी ये समझा, हो सकता है समझा हो या जो इसको गौर किया हो कि भाई अभी जो आ रहा है इसको ले लो, उसके बाद में जी। लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल थे। मोहम्मद अदीब साहब, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन भी, लोकसभा इंतखाबात आ रहे हैं, उससे पहले जो माहौल बन गया था, क्या इलेक्शन का दबाव भी हुकूमत पर और तमाम सियासी पार्टियों पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से इस बिल को पास करना पड़ा? देखिए, हमारे फाजिल दोस्त ने भी जो बात कही, बिल्कुल बुनियादी बात यह है कि जो परसेप्शन बन गया कि अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो हम दागी कहलाएंगे, हम बेईमान कहलाएंगे, इसलिए हर आदमी ने वोट दिया है। और वोट देने के बाद आपस में गुफ्तगू में भी ये कहा कि भाई ये लोकपाल नहीं है, ठोकपाल है। अब हम सब ठोकेंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि लोगों की समझ नहीं आता। आप तो देखिए, हिंदुस्तान का मिजाज कुछ ऐसा है, दुनिया का मिजाज है। जेपी आए थे तो कहा भ्रष्टाचार दूर करेंगे, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। फिर वीपी सिंह साहब 11 महीने में भ्रष्टाचार दूर के नाम से आगे कब्जा कर लिया। फिर अरविंद केजरीवाल आए और 8 महीने में हाकिम बन गए। तो ये एक बड़ा दिलचस्प नारा लगता है, बहुत दिलचस्प नारा, इसलिए कि लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है, हिंदुस्तान का वजूद जो है वो इस जमहूरी निजाम में है, वो जमहूरी निजाम खतरे में पड़ गया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी की ये मजबूरी थी, उन्होंने ये बिल पास किया है। लेकिन अगर हुकूमत चाहती इस पे तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर को वो देखो इससे अलग रखती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर किसी मुल्क में आजकल देखिए ना, दुनिया में हो ये रहा है कि यूरोप में फला प्राइम मिनिस्टर बेईमान निकला और जापान में फला उतार दिया गया। सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा यूरोप मौजूद है, दुनिया मौजूद है कि ये पावरफुल होने जा रहा है।
अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही आप कमजोर, जी, यानी आप ये कहें कि इसके खतरनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं। यकीनन ये काबिल, अगर इसके खतरनाक नताइज सामने आते हैं और इतने खतरनाक, तो यकीनन काबिल अफसोस है। मोहम्मद अदीब साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफीद जिलानी साहब, ये जो मोहम्मद अदीब साहब जिन पहलुओं पर बात कर रहे हैं, यकीनन वो काबिल तशवीश बात है कि अगर आखिर इस बात पर क्यों तैयार हो गई तमाम सियासी पार्टियां कि वज़ीर-ए-आज़म भी इस दायरे में शामिल हों, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का शामिल होना यकीनन अपने आप में बड़ी तशवीश की बात है। इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, कई एजेंसीज, कई आलमी सतह पर जो साजिशें हैं उनके खिलाफ हो सकती हैं और फिर उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इसका ख्याल यकीनन रखा जाना चाहिए था। देखिए, पहले शुरुआत में जो लोकपाल बिल आया था, जिस पर अन्ना हजारे रामलीला मैदान में तैयार नहीं हुए और या तैयार उनको नहीं होने दिया गया, उसके बाद में वो बिल लोकसभा में पारित हो गया। लेकिन वही जो पार्टियां लोकसभा में उसको पारित कराने वाली थी, राज्यसभा में उसका विरोध कर दिया। और सेलेक्ट कमेटी में जब ये गया तो सेलेक्ट करने में राय बनी कि भाई इसमें पीएम, क्योंकि पीएम जो मौजूदा पीएम है वो कह चुके थे कि मुझे कोई एतराज नहीं है कि वजीर आजम का ओहदा इसमें शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो मैं पहले कह चुका हूं, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ स्टेट को भी मतलब उसमें शामिल करने की बात मांग चल रही थी, उसके मद्देनजर इसको एक्सेप्ट किया गया। और मुझे लगता है कि एक चीज और हो सकती है कि पॉलिटिकल क्लास ने जिस दबाव में किया है, मैं समझता हूं कि उसने ये सोचकर भी किया कि जो लोग आज इस सड़कों पर हैं, हो सकता है कल अगर इनके हाथ में मुल्क आ गया तो ये लोग जिसकी ताकत की कठपुतली बने हुए हैं, उसके इशारे पर हुकूमत और सियासी पार्टियों पर दबाव था। जिस तरह से आवाम ने मुजाहरा किया या आवाम को मुजाहरे पर उतारा गया सड़कों पर, और लोकसभा इंतखाबात भी सामने है, इन्हीं तमाम दबाव के नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि पॉलिटिकल क्लास ने यह भी सोचा हो कि अगर इनके हाथ में ताकत आ गई तो हो सकता है कि जिसके इशारे पर ये ताकतें काम कर रही हैं फिर उस मुल्क को ही उसको सौंप दें। तो उससे बचाने के लिए भी हो सकता है कि कई पहलू हैं और ये तमाम पहलू दबाव वाले पहलू हैं, और उस दबाव में ही जो पॉलिटिकल क्लास है, जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने फैसला लिया और लोकपाल बिल को राज्यसभा में पास किया। ये गुफ्तगू हम यहां पर रोकेंगे, हालात हादरा में वक्त हो गया ब्रेक का। मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में फिर तलखी आ गई है। वजह यह है कि हिंदुस्तान ने फिर एक डिप्लोमेट के साथ बदसलूकी की अमेरिका के सिक्योरिटी अहलकारों ने, जिस वजह से तलखी आ गई है और हिंदुस्तान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। लेकिन माजी में भी असर होता रहा है और सख्त मौक़िफ़ हिंदुस्तान ने इख्तियार किया है, लेकिन उसका नतीजा कुछ सामने नहीं आया। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे समय न्यूज नेटवर्क के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज जनाब विजय सिंह साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। हेलो, हाय पूर्वी, अगर तुम भवेश का असली चेहरा देखना है तो अभी आ जाओ। आई एम सॉरी कैप्टन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गंदा बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। You're my family और अपनी फैमिली के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। फिरंगी बहू सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़कियाकार मुफीद जिलानी साहब, और इस सेगमेंट में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे और फॉरेन डेस्क के इंचार्ज समय न्यूज नेटवर्क के विजय सिंह साहब। आपका खैर मकदम है विजय सिंह।
अमेरिका में हिंदुस्तानी नायब कौंसलेट जनरल देवयानी के साथ हुई बदसलूकी मामले में हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अमेरिकी रुख पर एहतजाज करते हुए कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी, बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और शिवशंकर मेनन ने दिल्ली आए अमेरिकी वफद से मिलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान ने अमेरिका से मुल्क में तैनात अपने सभी कौंसलरों के शिनाख्ती कार्ड लौटाने को कहा है। वाज़ेह हो कि वीजा एप्लीकेशन में गलत बयानी के इल्जाम में देवयानी को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि सफारती उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें पेशेवर मुजरिमों की बैरक में भी रखा गया। वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने देवयानी मामले पर कहा है कि हमने मजबूती से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है और मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी गई है। I think that we've expressed our deep distress and sense of disquiet that has been very, very strongly felt, and in words, strongest words possible, we have communicated the sense that we feel. We feel both in terms of diplomatic responsibilities of relationships between countries that are friendly countries, but also we feel a very extreme level of distress in terms of the human element that's involved. The person of the officer being subjected to that form of indignity is for us completely unacceptable. देवयानी के मामले में सभी पार्टियों ने अमेरिका की मजम्मत की है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि अमेरिका की यह हरकत शर्मनाक है और ये सिफारती उसूलों के खिलाफ है। Sir, on the foreign diplomat, Shukla ji, sir, the manner in which he is being mistreated, strict search, put with hardened criminals. No, it's a very important issue, and I think, we must lodge a protest. Quite shocked to hear media reports about how the Indian diplomat in New York was treated. I hope, given the parameters of India-US relationships, I think that a very strong stand should be taken as to how diplomats are to be treated. I'm giving this statement in a personal capacity. I'm also of the opinion that my party and especially my leadership will speak on this issue and give an official stand on it. जो अमेरिका में लोग हैं वो इस देश को कभी सीरियस नहीं लेते और उसके नतीजे में यही है। और ये जो घटना है ये देश के लिए भी बहुत अपमानजनक है। मुफीद जिलानी साहब, आपका क्या ख्याल है जिस तरह से देवयानी जो हिंदुस्तान के एक सफीर हैं, नायब कौंसलेट जनरल हैं अमेरिका में, उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई और उन्हें ऐसे बैरक पर रखा गया, यकीनन ये काबिल तशवीश बात है। लेकिन हिंदुस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन माजी में भी ऐसा होता रहा और माजी में भी हिंदुस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन चंद दिनों के बाद इसे भुला दिया जाता है, फिर मामूल पर हो जाता है मामला और फिर से ऐसे वाक़यात दोहराए जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह से इस बार सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इस माजी में इस तरह का सख्त मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया गया। जी जी, अपना एहतजाज दर्ज किया जाता है, उनकी तरफ से कुछ बात की जाती है कि भाई हमने गलती हो गई है वो। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार जो आई कार्ड वापस करने की बात है, ये बड़ा एक फैसला है और अगर इस पे अमल हो जाता है तो मैं समझता हूं उस वक्त तक आगे के रिश्तों को मुनक़ते किया जाए जब तक वो लोग माफी ना मांग लें और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात ना होने देने की गारंटी दे दें। जी। ये तभी और उसी के बाद इनके आई कार्ड जो है वापस किए जाएं, तभी ये मुमकिन है कि अमेरिका को कोई एक झटका लगे या एक जवाब दिया जा सकता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि ये कई बार हो चुका है और इस बार जिस तरह से हमारे डिप्टी कौंसलर जनरल को उसमें रखा गया है, उस बैरक में जराइम पेशा लोगों के बैरक में, वो बहुत ही तशवीशनाक और मजम्मत आमेज है। इसके लिए जितनी भी मजम्मत की जाए और जो भी कार्रवाई मुमकिन हो
उसके अमेरिका के खिलाफ। क्या लगता है अमेरिका आप इस बात पर माफी मांगे, क्योंकि माजी में कभी भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, हां कुछ दूसरे तरीके से यह कहा, कुछ बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बाकायदा तौर पर माफी कभी नहीं आई उनके। मेरे ख्याल में इस बार जिस तरह से मौक़िफ़ सरकार की तरफ से गया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, जो स्टेप्स किए जा रहे हैं, इस बार उसको माफी मांगनी पड़ेगी, तभी मुमकिन होगा कि ये आगे की मतलब जो है रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। वरना ये जो है रिश्ते में जो खला पैदा हो जाएगा, ये दोनों देशों के लिए, दोनों मुल्कों के लिए खराब चीज है। तो मैं समझता हूं कि इस बार अमेरिका को माफी मांगनी ही पड़ेगी और तभी ये आई कार्ड के जो है वापसी मुमकिन होनी चाहिए। ये सरकार को फैसला करना चाहिए जी। और इसमें सब लोगों को एक साथ होगा। लेकिन कई सवालात पैदा जरूर होते हैं मुफीद जिलानी साहब, आखिर हमेशा हिंदुस्तानी वो शख्सियात जो जिनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, उनके साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों पेश आता है? क्या हिंदुस्तान की ये शबरी है कि वो एक सॉफ्ट स्टेट है? क्या हिंदुस्तानी जो हैं या फिर डिप्लोमेट्स हैं वो रेसिज्म का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात पेश आते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? वजह क्या बनती है? नहीं, मुझे लगता है कि आपकी पहली बात ज्यादा करीब है, सॉफ्ट स्टेट है, और क्योंकि हम लोग अपने रिवायती पसंद अंदाज में ही अपना सब कुछ करते हैं, अपनी हदों को पार नहीं करते हिंदुस्तान का जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत। तो मैं समझता हूं कि उसका वो गलत मतलब निकालते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कमजोर है और ये आगे मतलब हमारे मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उसको अमेरिका को ये खतरा लग रहा है बराबर कि एक ये मजबूत स्टेट, मजबूत कंट्री बनकर उभर रहा है इस खित्ते में, जिससे यूरोपियन कंट्री, जैसा अदीब साहब ने कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, सबको खतरा पैदा हो रहा है और वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं। तो ये भी वो गाए बगाए और इस तरह के हरकत उनके सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी अमला करता रहता है। जी जी। तो ये एक वो हमें सख्ती बरतनी होगी उनके साथ भी, और उसी तरह का जब तक हम लोग जवाब। क्या अमेरिका के सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं या हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इशारा या उनकी पुष्टपनाही के बगैर वो कैसे ऐसे सख्त इकदाम उठा सकते हैं जो मुल्कों के ताल्लुकात को असरअंदाज करें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी एहलकार खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिप्लोमेट्स हैं उनके मामले में कोई भी सिक्योरिटी एहलकार तब तक नहीं कर सकता तब तक गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी मिनिस्टर हैं वहां के, डिफेंस जो फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह, उनके बगैर इशारे के हो जाए। तो यही है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को भी उसी तरह का जवाब देना होगा, तभी ये लोग समझेंगे कि हाँ हमारा भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, यानी क्योंकि हम लोग वाला रवैया अपनाना होगा। क्योंकि हम लोग जो है अभी रिवायती अंदाज में करते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सकाफत के, तहजीब के दायरे में रहते हैं, उसको ये हमारी कमजोरी महसूस मानते हैं और उसको हमें बदलना होगा। जिस तरह से जो व्यवहार कर रहा है, जो हमारे साथ पेश आ रहा है, उसी तरह से उसके साथ जब तक हम लोग पेश नहीं आएंगे तब तक अमेरिका जैसे, यानी अमेरिका को यह इंतबाह भी है कि वो हिंदुस्तान को एक महज सॉफ्ट स्टेट न समझे और जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल किए हुए लोग हैं उनके साथ नारवा सलूक न करे। ये अमेरिका की हुकूमत को समझना होगा, और वरना टिट फॉर टैट का जो रवैया अख्तियार किया है हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस मरतबा, यकीनन ये कारामद होगा और अमेरिका की हुकूमत को यह सोचना पड़ेगा कि ऐसे इक़दाम दोबारा वो न करें और अमेरिका को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ेगी। ये गुफ्तगू हम यहां पर खत्म करते हैं। मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाज़िरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।